Hi guys, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, शुभ रात्रि भी कह सकते हैं। रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं कितने 9। यहाँ पर हम अपनी क्लास कर रहे हैं, जहाँ पर आज मैं आपके लिए शिक्षण अधिगम से संबंधित MCQs लेकर आई हूँ, यानी कि बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हुए वो मैं आपको करवाऊँगी। 4 बजे की क्लास आपकी हुई थी, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाया था, वो भी हिंदी का पवन सीरीज से। अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट है, वो करवाऊंगी। बाकी आपका पवन सीरीज से हिंदी ओवर है। फिर हम नए सब्जेक्ट को लेंगे, चाहे साइंस या जो भी रहेगा हम देख लेंगे, आप लोग से पूछ लेंगे पोल्स में, तो आप लोग जो कहेंगे वो कर लेंगे। मैथ के भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, मैथ की सीरीज और पेपर भी करवाएंगे, लेकिन डेली क्वेश्चंस होते हैं, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक ही बात है, आना चाहिए। ठीक है, तो चल रहे हैं हम शुरुआत करने आज की इस क्लास की। आप सभी ने अगर ये वीडियो 4 बजे की नहीं देखी है तो ज़रूर देख लिया। 2 टाइमिंग में क्लास कर रही हूँ, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए समझिए, छोटी क्लासेस रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि छोटे टीम में बहुत लंबा लेक्चर सुनना फिर वो बकवास लगता है, बोकस लगने लगता है। इससे अच्छा है कि शॉर्ट टाइम में बहुमूल चीज़ें आ जाए वो ज़्यादा, क्योंकि हम भी ऐसे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब नहीं पढ़ा देख रहे हैं, लेकिन अब जिस फील्ड में हो उस फील्ड की जब चीज़ें पढ़ते हैं, तो कोई 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर जब दिया रहता है तो बाप रे, सोचते हैं कि इसमें से छांटे कहाँ से, फिर टाइम स्टैम्प में जाते हैं। उसमें से जो हमको देखना होता है इम्पॉर्टेंट वाला, वही उतना वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन में वहाँ पर लेके चला जाता है, और हम वहीं पर जाकर बात सुनते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं। कुछ लिखना है तो लिख लिए। तो इस तरीके से 1 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर कौन ले पाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। और लाइव क्लास तो हम बिल्कुल नहीं लेते किसी की, क्योंकि हम ले नहीं पाएंगे ना, टाइम नहीं है। इसीलिए मेरा जैसा मेरी सोच है कि मैं भी शॉर्ट टाइम में हर चीज़ को चाहती हूँ, तो वैसे हर एक इंसान चाहता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ, आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है। आप जुड़े हैं इस वक्त शालिनी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी। आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट करना शुरू करिए। ये रिवीजन क्लासेस है जो आपके सभी पेपर की चल रही है। 50 नंबर का ये पेपर आता है, 15 आपको इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं और 25 आपको पासिंग होने होते हैं। ये एक अच्छा पेपर होता है, क्योंकि इसमें 48 नंबर तक हाईएस्ट मिला हुआ है। तो अच्छा है, बढ़िया हो जाएगा। आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, कॉलेज में, टीचिंग्स में, अलग अलग कॉलेज के बच्चे आते हैं, जितना हो सके उतना इस चैनल के बारे में सबको बताएं, सबको शेयर सब्सक्राइब करवाएं, सबको साथ ले आएँ पढ़ने के लिए, मिल के पढ़ें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। पेपर की तैयारी करते रहें, जब भी जो भी चीज़ें होंगी हम अपडेट करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई भी सोर्स नहीं है, सिर्फ सीरीज़ है, और आप चाहते हैं कि मुझे नोट्स लेनी है, रिवीजन करना है, देखना है, तो टेलीग्राम पर राज सर है, उनसे कांटेक्ट करिए। उनसे आप वो अपना सब कुछ बताएंगे, आपको डिटेल बतानी होगी। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट चाहिए सिंगल में मिल जाएगा, नहीं तो आप वैसे बात कर सकते हैं, बोल दीजिएगा सर चाहिए हेल्प कर दीजिए, तो हेल्प डेफिनेटली आपकी करेंगे। मैंने उनको पहले से बोल रखा है कि अगर बच्चा चाहता है उसे पढ़ना है तो उसकी हेल्प की जाए। आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास को। आइए, अब आप लोग को प्रश्न करने हैं, बारी है आप लोगों के अब देखने की किसका कितना सही हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न करना स्टार्ट करिए। ये है आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न। शिक्षण अधिगम करवाते समय, जब शिक्षण अधिगम हो रहा है, लर्निंग हम करवा रहे हैं, तो कौन कौन से तरीके हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन ए, सरल से जटिल के क्रम में चलते हैं। क्रम होगा, क्रम यहाँ पे कर्म लिखा है, कर्म और क्रम छोड़ के एक को लेकर नहीं। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर चलते हैं। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का हम बहुत प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सभी। अब आप बताइए क्या सही होगा। सुटेबल आंसर, सही आंसर बताना है, ये नहीं कि सारे बताने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या उचित लग रहा है, क्या सही लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन फ्रेंड सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने शिक्षण सूत्र में पढ़ा है, हम हमेशा सरल से जटिल की तरफ पढ़ते हैं, आसान चीज़ों से एक एक स्टेप बढ़ाते हैं, टफ कदम की तरफ। सबसे पहले साइकिल चलाना, वो सपोर्ट वाली, फिर बिना सपोर्ट वाली, फिर बड़ी वाली, फिर वैसे फिर वैसे फिर वैसे, यही एक क्रम रहा है। गाड़ी, बाइक, कार, फिर एरोप्लेन। डायरेक्ट एरोप्लेन कोई नहीं उड़ा सकता, तो ये एक सरल से जटिल का काम है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान, जो नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान, नया कुछ नया आपने सीखा है और पहले आपने कुछ नया, मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं ताज़ा ताज़ा अभी हाल फिलहाल में, और पहले से उसका कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसको मिक्स करके उस चीज़ को और आगे लेके जाना, वो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से पीछे के जो चीज़ें सीखी हुई उनसे रिलेट कर पाना। जैसे ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं, अब आप चाहे जिस भी फील्ड में किए, फिर उसका मास्टर करते हो, तो मास्टर तो तुरंत कर रहे हो, ग्रेजुएशन पहले किए तो पूर्व ज्ञान से, और मास्टर जो करते हैं वो रिलेट कर पाते हैं ना, जोड़ पाते हैं ना कि हाँ उसमें किया, इसका मास्टर ले रहे हैं, तो वो चीज़ है।
अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का हाथ का, नाक, मुंह सबका कंट्रोल करना, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना और ज़रूरत पे काम करना। ठीक है, जब कभी साइकिल चलाते हैं, कोई गाड़ी अगर सामने आ जाती है तो क्या बोलते हैं, ब्रेक 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 ब्रेक, क्या ऐसा बोलते हैं कुछ, या आवाज़ होती है कुछ करते हैं, साइकिल में कोई हॉर्न बजाते हैं, घंटी का क्या है, कुछ नहीं। हमारा हाथ जो है वो इतना सेंस ऑर्गन खुद ही कि जैसे जैसे होता है वो तुरंत अपने आप दबता है, तुरंत अपने आप दबता है हाथ, वो कहते नहीं तो सेंस ऑर्गन, वो दिमाग है। तो वो चीज़ें हैं, तो हम इसका ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बेस्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? शारीरिक विकास, शारीरिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, मानसिक प्रक्रिया, भावात्मक कोई नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम की सबसे एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर क्या है, बताइए। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो यहाँ पर है वो क्या है? तो अर्थपूर्ण अधिगम की अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका अपना खुद का एक अर्थ होना चाहिए, भावार्थ होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया उस वक्त जो ज़रूरी है वो मानसिक, क्योंकि अर्थपूर्ण का शारीरिक से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, खासकर महत्वपूर्ण लिखा होता तो महत्व सबसे है, लेकिन महत्वपूर्ण का मतलब स्पेशल हो गया तो मानसिक, क्योंकि मेंटल दिमाग से सोचते हो। देखो, बुद्धिमान होना दूसरी चीज़ है, समझदार होना दूसरी चीज़, तो समझदारी का जो लेवल है वो मानसिक लेवल से होता है। तो भावात्मक चीज़ें तो कोई भाव की बात हो नहीं रही है, तो मेन जो है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है मानसिक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का मुख्य घटक, अधिगम का मेन घटक क्या है? उद्दीपक पहला ऑप्शन, लक्ष्य दूसरा ऑप्शन, बाधाएं तीसरा ऑप्शन और अभिप्रेरणाएं तीसरा ऑप्शन। अधिगम का मेन घटक क्या है, मेन कंपोनेंट अधिगम का क्या है, बताइए, आंसर करिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट? अधिगम का मुख्य घटक कौन कौन सा है, कौन से इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं? गर्ल्स एंड बॉयज़, बोथ गर्ल्स, जितने भी बच्चे आते हैं सबके पेट बहुत अच्छे हैं, पढ़िए अच्छे से, अच्छा रिजल्ट आएगा, मज़ा आएगा, उस दिन खुशी बहुत होगी, अंदर से पेट में गुदगुदी होगी। होता है फ्रेंड्स, सभी इंसानों सब में वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई कितना भी कुछ कह रहे नहीं है, वैसे वैसे कुछ नहीं, सब ऐसे झूठ बोलने की बातें हैं। जब हम लोग को भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है, हम लोग भी काम करते हैं, मीटिंग सबमिट हो जाती है, वाह वेरी गुड शालिनी की पटअप, शालिनी की तारीफ होती है, और भी कुछ होता है, पार्टी मिलती है, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ, तो मज़ा आता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है, कोई अप्रिशिएट करता है, फिर और मेहनत से काम करते हैं और पैसे मिलते हैं, काम करते काम के पैसे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत इस्तेमाल करते हैं जितनी भी है। चलो बता दो, तो ये अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तीसरे में डी, आगे बढ़ो। इसीलिए कहती है खूब मेहनत करो, मेहनत करो, काम करो, घर में पार्टिसिपेट करो, हर एक चीज़ों में जो भी है, जितनी जिम्मेदारी उसे उठाओ, एबिलिटी लो, बहुत खुशी होती है। माँ बाप की इज्जत करो, प्यार करो, सम्मान करो, माँ बाप से बड़ा फिर कोई नहीं है। ठीक है, चलो फोर्थ में आ जाओ। निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? नहीं है लिखा है तो पूरा प्रश्न पढ़िएगा, यहाँ तक पढ़ेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या समझते हैं, संबंधित है, लेकिन नहीं है लिखा है तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, बी ऑप्शन है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी ऑप्शन है कल्पना की सजीवता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कम ऑन फर्स्ट, जल्दी बताइए क्या होगा। फोर्थ में एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो पता है क्या? मानसिक विकास के लिए संबंधित नहीं है, वो है दूसरे पर निर्भरता। जब आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट तो कुछ नथिंग होगा। खुद मानसिक क्रियाओं को तीव्रता, मानसिक दिमाग को लड़ाएंगे, कल्पना सोचेंगे, उसको सजीवता में लाने का प्रयास करेंगे, सीखने की प्रवृत्ति में आपको तीव्रता दिखेगी, तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो फोर्थ में आपका हो गया। नेक्स्ट, अधिगम सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। कौन सा ऑप्शन सही है? पांचवे का बताइए, फिफ्थ का। चलिए बताइए, अधिगम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज़्यादा अधिगम में महत्वपूर्ण है आत्मीकरण। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आप में क्यूरियोसिटी होगी, आप अगर हंगर होगी, आप में भूख होगी, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, और वो ज़्यादा सारे ऑप्शंस में से बेस्ट है। आओ 6 देखो, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या होगा? स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। कोई एक संरचनात्मक प्रतिमान है, अगर प्रतिमान में हम उसको प्रस्तुत नहीं करते, कोई ज्ञान है, तो वो क्या होगा? मतलब कोई चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या रख नहीं रहे हैं, या उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, और तो वो क्या होगा? हम उसको प्रस्तुत भी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या, वो आपकी स्मृति में हो जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंटली हो जाएगा, आपको मैच्योरिटी उसमें ला देगा, आप पूरा एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएगा? नहीं। जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो हम उसको प्रस्तुत नहीं करना सीख, तो वो शीघ्र ही हम भूल जाते हैं। क्या होता है? विस्मृति हो जाती है, हम उसको भूलने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए?
शैक्षिक अनुप्रयोग का मतलब कि जो हमने पढ़ाई लिखाई में यूज़ कर रहे हैं या जिसके माध्यम से पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें कैसा होना चाहिए आपका विषय वस्तु का एक प्रारूप, एक फ्रेमवर्क। तो जटिल से सरल, सरल से जटिल, सीखने में अधिक समय लगने वाला होना चाहिए या निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य ना हो, बहुत ज़्यादा समय लगे, एक काम को 10 घंटे में करना पड़े, सरल से जटिल हो और जो है जटिल से सरल हो, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो 7th प्रश्न मैंने पूछा है उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो भी है 7th का बी, सरल से जटिल। आसान से चीज़ें टफ की तरफ जाती है, वो हमें आसान कर पाती है, हम सीख भी पाते हैं, चाहे वो किसी भी विषय में, खासकर मैथ में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते समय किस सूत्र का पालन करना चाहिए, मतलब क्या फॉलो करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, दोनों प्रकार कोई नहीं। जब ऑडियो कुछ सुनना है, कुछ ऐसा जिसमें दोनों हो, सुनने का भी हो, देखने का भी हो, तो आपको यहाँ पर क्या सही लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बताइए क्या होगा। 8th में क्या चूज़ करेंगे। जब कोई ऐसी सामग्री जिसमें दोनों चीज़ें हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो आपको इसमें से किस सूत्र के अनुसार इस चीज़ में आपको ज़्यादा सही लगेगा। एक ही सही है, वो है मूर्त से अमूर्त। क्योंकि फ्रेंड्स जब सामग्री की बात हो रही है तो सामग्री का मतलब है कोई सामान है, सामान का मतलब है कि हमारे सामने आंखों को देखा है, हम उसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें से आवाज़ निकल रही है, सुन भी पा रहे हैं, अपनी आंखों से पूरा देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। तो शायद वो मूर्त से अमूर्त चीज़ें जब होंगी तो हमारे लिए आसान भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 8th में बी है, जिसका 8th में बी सही है वो बढ़िया बल्ले बल्ले नाचो भैया, आपका सही है। नेक्स्ट आ जाओ 9th में। अधिगम होता है, अधिगम क्या है, सक्रिय रहकर, अगर जब होता है आप एक्टिव लर्नर हैं तो बढ़िया सीख रहे हैं, या निष्क्रिय है एकदम कुछ नहीं, बस सुस्त जैसे, शांत है चुपचाप, सक्रिय निष्क्रिय रखें एकदम वैसा अजीब सा, क्या है। अधिगम कब होगा, जब आप एकदम एक्टिव रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, सीखने के लिए एकदम आतुर रहेंगे, नहीं मैम ये, मैम वो, मैम वो, तब वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा आता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल कोई नहीं। तो सीखने के जो भी सिद्धांत है ना, वो किस बेसिस पे हैं, किस पे डिपेंडेंट है। तो सीखने के सिद्धांत आप जानते हैं, प्रयत्न और भूल, यही है, जितना आप प्रयत्न करेंगे उतने हमसे त्रुटियाँ होंगी, फिर हम सीखते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। तो 10th का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन उचित है, बेस्ट है, सस्ता है, टिकाऊ है, लॉक कर दिया जाए। 10th का सी ऑप्शन लॉक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, 10 प्रश्न भी हो गया है, 10 मिनट से ज़्यादा क्लास भी हो गई है, तो क्या बचा है, क्या भूल रहे हैं आप लोग, लाइक करना, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए भाई, मुझे घंटी की धुन नहीं सुनाई दी है, अच्छी लगती घंटी की आवाज़ ना, बढ़िया रहती है, टन टन टन। चलो बताओ, फटाफट बजाओ भाई, फटाफट फटाफट आवाज़ आनी चाहिए मेरे तक, तभी मज़ा आएगा। चले आगे, आइए आगे चलते हैं। आज बड़ा काम किया ना, मतलब मेरा गला भी जो है बैठ सा गया है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। चलो 11th में आ जाओ। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैली से कलात्मक वस्तु को बनाता है, तो ये उसकी जो क्रिया क्या दर्शाती है, प्रतिभा, दार्शनिक, सृजनात्मकता, कुशलता। कोई प्लास्टिक की थैली वैली लिया है, कुछ पन्नी वन्नी, और उससे कुछ बना रहा है, ठीक है, बच्चा है। तो ये जब आप देखोगे तो आपके माइंड में इसको लेकर क्या थॉट आएगा कि बच्चा क्या कर रहा है, बताइए, फटाफट बताइए आप लोग यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसी चीज़ बन रही है वेस्ट से, वेस्ट मतलब कचरा, बेस्ट मतलब अच्छी बहुमूल्य, तो वेस्ट से बेस्ट जब कोई चीज़ बना रहा है तो वो सृजनात्मकता में आएगा, जिसको हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मकता ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। 11th में आपका सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाता है, सी ऑप्शन जिसका सही उसका सही। नेक्स्ट देखिए, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है, गणित के अतिरिक्त, गणित को छोड़कर अन्य विषयों में सामान्य है एकदम, जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ठीक है, और ऐसा बालक किस श्रेणी में आता है, पिछड़ा, मंदबुद्धि, औसत, मनस्ताप बालक, मतलब एक लेवल तक। बताओ बताओ कैसा, क्या क्या समझ रहे हो आप लोग, बढ़िया प्रश्न है ये, समावेशी शिक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। पिछड़ा बालक वो होता है जो हर चीज़ में पिछड़ा है, हर चीज़ में पीछे, मंद बुद्धि, बुद्धि ही नहीं है, औसत एकदम एवरेज है, तो क्या कहोगे। तो 12th में आपका ए ऑप्शन सही होगा। ये आपके डीलेट 3rd में भी पूछा जाता है कई बार, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो शिक्षण अधिगम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो स्पेशली नहीं है कि 3rd में आएगा, क्रिएटिविटी से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 12th में आपका ए होगा, पिछड़ा बालक। 13 देखिए, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है,
सृजनात्मक विचारक कहिए वही व्यक्ति है जो खोज करता है, नए नए अवलोकन करता है, जांच पड़ताल करता है, भविष्यवाणी करता है, नए क्षेत्र में कार्य करता है, नए परिणाम को निकालता है। तो ये कथन किसका है? स्किनर का, गिलफोर्ड का, स्टैने का, बीने का? बताइए। कथन वाले प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि फंसा देते हैं अक्सर, ये नंबर इसी में कटता है। और आते हैं तो प्रिपरेशन करनी, आप प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, आए ना आए वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। 13 में क्या होगा बताइए? 13 में आपको पता है स्किनर साहब, इन्होंने 13 में BF स्किनर, बुहास, फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने ये बात बोली हुई है कि जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी सोच थिंकर होते हैं, नई चीज़ को बनाते करते हैं, अवलोकन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं, वो कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए, सृजनात्मक वाला की विशेषता क्या होती है? बहुत संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, परिहास प्रिय होते हैं। ऑप्शन सी, जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, खोजते खोजते तोड़ते रहते हैं, तो उसको क्या होगा? ऐसे बताऊँ अपने घर की थोड़ी सी बात। मेरे घर में बहुत पहले की बात है, तो एक टीवी का कोई सेटअप बॉक्स जो वाला था, ठीक है, वो रखा हुआ था। और जो है एक बच्चा आया हुआ था घर में मेरे, उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, वो शायद मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, चाय वाय पिया, थोड़ा सा जिद करके चाय मांगा, चाय उसे दी गई, उसके उसने क्या किया, उसको पता नहीं क्या दिमाग में सूझा, टीवी मतलब ऑन ऑन हुई, और टीवी ऑन थी या शायद बंद हुई, तो इंजन मतलब जो पार्ट रहते हैं चल गर्म रहते हैं ना, तो बॉक्स गर्म था, शायद टीवी ज़बरदस्ती बंद कर दी गई थी या उसको मना किया था, कुछ सीन था, और वो गया उसके ऊपर चाय डाल दिया, उसको चाय पिलाया और वो चीज़ जल गई। तो बाद में धुआं निकला, बाद में तो ऑन किया क्या तो चला ही नहीं। तो बाद में उसने बताया कि मैं ट्राई कर रहा था कि चाय डालेंगे तो क्या होगा। इस तरह से ऐसे हरकतें बच्चे करते हैं। ऐसे एक इंसिडेंस और है कि मैंने ऐसा था, घर की बात है, बोला कि जो है बटन, जो बटन रहती है स्विच बोर्ड, उसको बोला ऑन कर दो, ठीक है, थोड़ी दूरी पे कोई था, तो शायद मेरा छोटा वाला भाई था, तो मैंने बोला कि बेटा उसको ऑन कर दो, तो वो उठने के बजाय चप्पल उठा के उसको मार के ऑन कर रहा था। बटन टूट के उसके अंदर घुस गई। फिर वो देखा कि मुझे डांट पड़ेगी, तो उसने क्या किया पता है, वो उसको एज इट इज़ वैसे करके वहाँ से खिसक लिया, और बाद में जो कोई इसको शायद ऑन किया, तो अरे ये टूट कैसे गई, तब मेरे दिमाग में आया कि ये उसी की करतूत है। तो ऐसे बच्चे ना बड़े खुरपेची टाइप के होते हैं। यही है सृजनात्मकता में, बात आ गई तो मैंने आपको बता दी, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। पर आप लोग भी ऐसा करते होंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ तिगड़म तो सभी ने किए होंगे लाइफ में। चलो आ जाओ, तो आप 15 बता दो, 15 क्या होगा? तो यहाँ पर पता है क्या होगा, ये उपरोक्त जिज्ञासु भी होते हैं, परिहास प्रिय भी होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं। तो 14 में दो अच्छी बातें मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? सब ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ठीक है, चलो यही ज़िंदगी है, याद आता है, जबकि आज से पता है 15 साल की बात हो रही है। नेक्स्ट आइए, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, समांतर और वैध। बुद्धि, इंटेलिजेंस, पावर, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, दोनों के बीच में क्या तालमेल है? तो दोनों पता है बहुत पॉजिटिवली होते हैं। थिंकिंग हो, थॉट हो, बात हो, मोटिवेशन हो, अफेक्शन हो, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। एक बात ध्यान रखिए, बाल विकास जो आपके पेपर में आएगा सीटेट में, वो तो हम अच्छे से कर लेते हैं, वो ऐसे समझ में आता है पढ़ने के बाद ही। लेकिन कुछ चीज़ें शिक्षण अधिगम में ऐसे थ्योरेटिकल सेक्शन से आती हैं, तो जिसको हम आसानी से लिख पाते हैं, थोड़ा सामाजिक टाइप का भी कुछ रहता है, तो हम उसको अच्छे से लिख पाते हैं, बहुत घबराना नहीं, आराम से एकदम काम डाउन होकर, बस ये कि जब पढ़िए तो धैर्य से पढ़िए। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो पूरी बात बताते हैं, जहाँ हंसी मजाक होती है वहाँ पे वो भी बताते हैं कि तालमेल बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपनी एकदम टॉप के लेवल पे होती है? 35, 30, 40, 50? बताइए। अभी से आप में से जितने भी लोग हैं वो इसके नीचे ही वाले हैं या तो इससे कम वाले हैं। ठीक है, इसके नीचे ही वाले हैं और इससे कम वाले हैं, इवन मैं भी इसके नीचे की हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं भी इसके नीचे की हूँ, मैं यहाँ तक नहीं हूँ। तो इस आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग इसमें से किस सीमा तक पहुँच गए, कहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं? क्या बताएंगे, बताइए, क्या बता सकते हैं? तो सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, मतलब किस चरम सीमा पे, तो वो मान के चलिए कि 40, क्योंकि 40 लेके 45 का जो साल होता है ना, वो काफ़ी ग्रोइंग, बहुत कुछ हो गया रहता है, हम लाइफ में 50 के बाद फिर हम बुढ़े होने की स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, तो 16 में सी होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे चलिए, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं? मौलिकता, नवीनता, बुद्धि और अपसारी चिंतन। बताइए, सृजनात्मकता को आप किस रूप में नहीं बता सकते हैं? तो आपको पता है क्या लग रहा है 17th में? कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट।
अब आपके ऊपर डिपेंड, आप बढ़िया कर ले जाएंगे तो यू कैन डू बेटर, अच्छा नंबर भी पाएंगे, चीज़ें भी बढ़िया होंगी, समझ में सब कुछ आएगा, हमारा हर एक चीज़ क्लियर होगा। तो गिल्फ ये बताओ क्या होगा, तो पता है एक ही ऑप्शन सही है, टिकाऊ है, सॉलिड है, वो यहाँ पर बुद्धि है। क्योंकि सृजनात्मकता दूसरी, क्रिएटिविटी है कुछ बनाना, बुद्धि दूसरी चीज़ है। बुद्धि मतलब समझते हैं आग लग गई है तो पानी लेके दौड़ो, आग लग गई है तो बालू जो है टाइट बल्टी हो तो फेंको, या फायर एक्सटिंग्विशर हो, या बोरा वोरा हो, ठीक है, तो ये दौड़ो, तो वो बुद्धि। अब आग लग गई है तो आप डंडा लेके आओ, पुलिस को बुलाओ, तो वो जैसा कि फायर अलार्म वाले को बुलाओ, तो ये बुद्धि होती है। सृजनात्मकता दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट, गिलफोर्ड की प्रज्ञा प्रशिक्षण के अनुसार कितने प्रकार के पद बनाए जाते हैं। मतलब एक गुलफोर्ड का मैंने आपको पूरा एक चार्ट, अच्छा मैं एक बार शायद नहीं दिखाई थी या दिखाई थी, आई थिंक मैंने दिखाया है, मैं श्योर नहीं। गिलफोर्ड के जो कॉलम है उनके बारे में पूछ रहा है ये कितने हैं, 120 है, 80 है, 140 है, 60 है। ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपके सिलेबस में ही हो सकता है कि आप लोग के लिए नया हो, आप लोग नहीं जानते हो, तो बता देती हूँ, इसका 120 राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस में आपके दिया गया है, गिलफोर्ड के बारे में है आपके सिलेबस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 19th आइए, और हमें लगता है ऊपर नीचे क्रम हो गया है क्या, नहीं सही है। किस सिद्धांत का आधार फ्रायड और जुंग की धारणा पर डिपेंड है। मतलब इन्होंने दोनों ने मिलकर, फ्रायड और जुंग ने मिलकर किस पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बातें की हैं, काम किया है, बातें दी हैं। तो मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टवाद, अस्तित्ववाद। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड और ये जुंग है, इन दोनों ने एक ही टॉपिक पर ज़्यादा शोध करके कार्य किया है, साथ में भी किया है, तो वो क्या है, कुछ समझ में आ रहा है यार, इसकी चर्चा मैंने की थी आपसे। तो वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 19 में ए होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 में, सृजनशील बालक का विशेष लक्षण क्या होता है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका एक अच्छा लक्षण मतलब दिखता है, समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहते हैं, गतिशील चिंतन का अभाव रहता है, प्रबल जिज्ञासु होते हैं, समायोजन के प्रति जागरूक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हमने सारे ऑप्शंस को पढ़ा और उसमें हमको पढ़ने के बाद एक ही ऑप्शन सही लगा, वो है आपका क्या, सी ऑप्शन। जिज्ञासा उनके अंदर बहुत होती है हर चीज़ को जानने की, सेब आखिर लाल होता है तो क्यों होता है, सेब पीला क्यों नहीं होता, लेकिन अब काला सेब भी आता है, यहाँ नहीं, चाइना में मिलता है, चाइना में ज़्यादा, चाइना में देखो वैसे आम आते हैं जिसमें वो बिया नहीं होता है। चाइना में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसे शॉर्ट्स दिख जाता है कभी कभी, तो उसमें भी इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिखते हैं, और उसमें से जब वो काटते वाटते हैं चाकू वाकू से ना, इतना उसमें से रस छूता है। अक्सर चाइना के कुछ वीडियोस आप देखो तो उसमें संतरे से और से इतना ज़्यादा, उनको जूसर की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे तो बात है, उनका एक ग्लास तो जूस भर जाता है। हमको तो लगता है आधे झुट्टे ही है, पता नहीं यार, देखा तो है नहीं कभी, नहीं खाया है वहाँ के कोई वैसा कुछ। आप चाइना में इतने सारे फल होते हैं, हम लोग को सब थोड़ी मिल जाएंगे। चलो अभी अच्छा बता दो, कोई बात नहीं, 21 बताओ क्या होगा। तो 21 में क्या सही है, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है, क्या नहीं है, खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। चलिए बताइए क्या हेल्पफुल नहीं है। तो भाषण इसमें नहीं है, भाषण वाषण नहीं, खेल खेलो, हास्य क्रिया मतलब हंसने वाली क्रिया, हाँ वो सब करो, भाषण वगैरह फिर वही हो जाएगा ना, पूरा रामायण सुनो, ठीक है, वो नहीं। बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर लाता है, आज्ञाकारी है, गृह कार्य पूरा करके आता है, या कक्षा में अनुशासन भंग करता है। सृजनशील बालक वो होता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। तो इनमें से आप में अंदर कोई है, ढूंढिएगा। तो पता है ए ऑप्शन सही होगा, जो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है, सर अच्छा ये, अच्छा सर ये डाल दें तो वो कर दें, तो वो कर दें, तो वो कर दें, तो ये चीज़ ना अच्छी होती है, फिर अच्छा क्यूरियोसिटी लेवल भी डेवलप होता है, बच्चे सीखते हैं। 22 में ए, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता को सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से बुद्धि अधिक होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता के परीक्षण की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। अब ये जानते हैं, ये जो आपका प्रश्न है ये क्रिएटिविटी से ही बना है, लेकिन इसका जो स्तर है, इसी स्तर का प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपने इस ऑप्शन को पढ़ा तो आपको ये दिखा कि चारों तो सही लग रहा है, गलत कौन सा, यही वाला थोड़ा सही नहीं है, बाकी 3 तो सही है। अब 3 तो सही हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा, बताओ। लेकिन इसमें जानते हो, बताओ आप लोग तो बताते हैं, आपको ऐसा ही प्रश्न मिलेगा यहाँ पर, सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा एक कथन ऐसा है जो सब में बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, एकदम उचित है, सही है। मैं बता देती हूँ कि 13 में, यहाँ पे 13 नहीं, ये 23 का क्रम चल रहा है आई थिंक ना,
ऊपर वाला क्या था 22, हाँ 23 था, ये मैं भूल गई इसकी नंबरिंग सही करना, कोई बात नहीं चलो। तो यहाँ पर पता है राइट आंसर क्या होगा, सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। चलें आगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका लगभग 25 मिनट की क्लास हुई, अच्छी क्लास हुई, हमने कुछ बढ़िया सीखा जाना और 23 प्रश्न किया जो कि आपके शिक्षण अधिगम से लिए गए थे। तो इस तरीके से अब मैं इस टॉपिक से भी प्रश्न करवाऊंगी क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो आई होप क्लास बेस्ट रही होगी। ये रात की हमारी 9 बजे की क्लास है जो कि बेस्ट रही, सेकेंड क्लास आज की हुई। अगर मज़ा आया है तो फिर फटाफट लाइक करो सभी लोग, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और इन सारे प्रश्नों के, ये सारे प्रश्न वो बच्चे ही कर पाए हों जिन्होंने क्लास मेरे से प्रॉपर ली है और अच्छे से हर एक बात को सुना है, मेरी समझा है। और अगर आप क्लास नहीं ले पाए हैं, लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक भी मिलेगा, नोट्स भी वहाँ पर राज सर से मिल जाएगी। आपको अपनी हर चीज़ को लेके अच्छे से पढ़ना है, अभी समय वह रिवीजन कर लिए, बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, काम अच्छा करो, मिलते हैं फिर कल अपने सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।